नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। उत्तराखंड के खबरों का रुख करते हैं। एक और उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के बाद, कांग्रेस में उठे बवाल के बाद सभी नाराज विधायकों ने देहरादून दौड़ लगा दी है। तो वहीं सूत्रों की माने तो 10 कांग्रेस विधायक जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड राजनीति में बयानों का दौर तेज हो गया है। और वहीं कांग्रेस में बनते संकट के बीच हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने भी देहरादून दौड़ लगा दी है। बता दें कि देहरादून रवानगी ने पहले कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस में नाराजगी की बात पर रटाया बयान कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है और कोई विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाला नहीं वाली बात पर बोलते नजर आए। आ रहा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, हरीश रावत जी से, सबसे मिलने जा रहा हूँ जी। और इसके बीच में ही ये सारी चीज़ें जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर हम लोग समझ लेंगे कि कितना आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें दम है और कितनी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का तो और बहुत हावी है, झूठ है, 5 नहीं है, 5 कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं है। जब होगा तब प्रश्न पूछिएगा। हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद कहा धामी जी ने अपना जो गुस्सा है उसे खुलेआम व्यक्त करा है, ये बात सत्य है। और उन पे क्वेश्चन मार्क अवश्य है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा नाराज़ है। सबको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अवसर दिया, जीत के आए, कांग्रेस ने खड़ा करा है। हाईकमान का निर्णय जब स्वीकार नहीं है, यहाँ पे तो सब बड़बोलेपन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जाएंगे वहाँ पे चूं आवाज़ भी निकलेगी इनकी। तो ये अगर सोच भी रहे हैं तो मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जो आपका सम्मान है, कांग्रेस में जो आपकी बात का वजन है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में टूट के आसार दिखने लगे थे। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही पार्टी के विधायकों को जहां अलग राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी भी की गई थी और उस समय से ही कांग्रेस में कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद देखी जा रही थी। और अब जब ताजपोशी हो चुकी है, उसके बाद से भी नाराजगी देखी जा रही है कई चेहरों पर, चाहे वो प्रीतम सिंह का नाम सामने आ रहा हो, हरीश धामी का नाम सामने आ रहा हो, और अब तो ये भी देखा जा रहा है कि जहां 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में से 10 विधायक टूट सकते हैं कांग्रेस से और बीजेपी का शायद आने वाले समय में दामन थाम सकते हैं। ऐसी अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं। बड़ा घमासान मचा हुआ है उत्तराखंड में। अब इसका समाधान क्या होगा, यह फिलहाल एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है, क्योंकि इससे पहले प्रीतम सिंह एक बड़ी बात कह चुके हैं अपने बयान में। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई साबित करके दिखा दे कि गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में तो वो विधायकी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ चर्चाएं बहुत ही जोर चल रही हैं, खास तौर पर धारचूला विधायक हरीश धामी के उस वक्त बयानबाजी करने पर जब उन्होंने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो भी खुले मंच पर कांग्रेस के विरोध में वो नजर आए। अब देखिए, बीजेपी का एक तरफ अभियान जारी है, जहां बीजेपी ने तो एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया है और कई तरह की चर्चाओं के बीच मुलाकातें भी हो रही हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात की चर्चा हो रही है और यहां तक कि बीजेपी के विधायक का इस्तीफा कराकर पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने की भी तैयारी मानी जा रही है। कई तरह की यहां पर अटकलें तेज होती जा रही हैं। तो खटीमा से धामी को विधानसभा चुनाव में हार मिली थी और अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 विधायक साथ छोड़कर जा सकते हैं और बीजेपी से जुड़ने की तैयारी में हैं। ये चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हुई थी और चुनाव से पहले कांग्रेस में गए बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया।
और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जुड़ चुके हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार अंजलि मैम। करण जी, हम लगातार देख पा रहे हैं, सुर्खियां काफी तेज हो रही हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान किया गया तब से और ज्यादा नाराजगी हो गई है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हर परिवार में होता है जब कोई निर्णय लिया जाता है, बड़ा निर्णय होता है, तो जिनको अपने लिए उम्मीदें होती हैं उनका निश्चित ही उनको कहीं ना कहीं निराशा होती है। तो कुछ दिन ये रिएक्शंस आते हैं और ये हर परिवार में होता है। बीजेपी में अगर जैसे किसी को मंत्री नहीं बनाया, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। बंशीधर भगत जी का और हमारे बिशन सिंह चुफाल जी का 6 बार के विधायक हैं, उनको 4.5 साल तक मंत्री नहीं बनाया। लास्ट में इलेक्शन आने वाले थे तो 6 महीने के लिए उनको मंत्री बनाया गया और आज इलेक्शन निपट गए तो उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे, ना बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको उसको डिसिप्लिन का नाम देते हैं, लेकिन वो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में जिन लोगों को उम्मीद थी कि वो बनेंगे, लेकिन हमारे पास सभी सीनियर्स थे। खुद यशपाल जी 6 बार के एमएलए हैं और मयूख मेहर जी 3 बार के विधायक हैं, हरीश धामी जी 3 बार के विधायक हैं, मनोज तिवारी जी 3 बार के विधायक हैं, हमारे नेगी जी वैसे ही हमारे हैं, और हमारे कहते हैं ममता राकेश जी 3 बार के विधायक हैं, फुरकान अहमद जी हमारे सीनियर विधायक हैं, मनोज तिवारी जी 3 बार के विधायक हैं। तो बहुत लंबा, तो पद एक ही था जिसको दिया जा सकता था। और हमको ये भी देखना चाहिए कि जो डिप्टी लीडर का पद दिया गया है वो उस लड़के को दिया गया है जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री को हराया। तो ये तो एक स्पोर्टिंगली लेने की बात है चीजों को, और लेकिन रिएक्शन है और उन चीजों को हम ठीक करेंगे। बातचीत हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे कुछ हो। और अगर कोई निजी स्वार्थ में कुछ करेगा तो ये फिर उसको सोचना चाहिए वो अपने कार्यकर्ताओं के संग क्या कर रहा है, जिस पार्टी ने उसको मौका दिया यहाँ तक पहुंचाया उस पार्टी के संग क्या कर रहा है, ये उनको भी विचार करना चाहिए। और मेरा फर्ज है कि मैं सबसे बातचीत करूं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीजें ठीक रहें। बिल्कुल। और देखिए, आज ही हमारे साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़े। उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कांग्रेस में नेतृत्व की काफी कमी देखी जा रही है, नेतृत्व विहीन बनती जा रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में कलह मची हुई है। और दूसरी बात, प्रीतम सिंह के सवाल किए जाने पर भी उन्होंने ये जवाब दिया कि प्रीतम सिंह शायद अपने आप को अपमानजनक महसूस करें क्योंकि वो काफी सधे हुए नेता हैं। तो इन सब सवालों के जवाब में उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, वो मेरे पूजनीय भी है। और उनका काम है, उनके दल का काम इस समय यही है कि इस समय जो आग लगी हुई है उसमें और ज्यादा आग लगाई जाए और किस तरीके से झगड़ा बढ़े और उसका वो फायदा उठा सके। हमको उन सब बातों में नहीं जाना है। मैं पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल सदस्य होने के नाते मेरा काम है मैं चीजों को सुलझाने का काम करूं और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करूं और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करूं। बिल्कुल। देखिए करण जी, बखूबी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, आपको ये जो जिम्मेदारी मिली है बहुत ही सोच समझकर हाईकमान की ओर से जिम्मेदारी दी गई होगी। इस पर प्रश्न उठाना बिल्कुल गलत होगा कि अगर करण महाराज जी को ये जिम्मेदारी दी गई है तो क्यों दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने दल बदल की प्रक्रिया देखी है। और आज जब बात आ रही कि 10 चेहरे जा सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो इसमें आप क्या आगे कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं वो भी हमने आपको गिना दिए। चाहे वो सीनियर नेता प्रीतम सिंह की बात कर लें, हरीश धामी की बात कर लें, खुले मंच पर आपने उनको सुना होगा कि किस तरह से वो कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आए थे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। सन 1971 के समय में कांग्रेस के क्या हालात थे। इंदिरा गांधी जी का जमकर विरोध हो रहा था, पार्टी में टूट हो रही थी। लोगों ने सोचा था इंदिरा गांधी फिनिश हो गई है और कांग्रेस खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोगों को जो है समय का फायदा उठाने की आदत होती है और इस समय क्योंकि कांग्रेस हारी भी है तो उनको शायद ये लगता है कि अब कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी, तो अपना वो भविष्य तलाशने वाले लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। और जो मजबूत लोग हैं वो बंधन करते हैं, नाराजगी भी जताते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते कि वो अपनी मदर पार्टी को धोखा दें। मेरे को ये देखना है कि कौन अपॉर्चुनिटीज
ढूंढ रहा है और बहाने ढूंढ रहा है वो अलग लोग हैं, और जो लोग सीरियस हैं वो काम करेंगे। जो हार के बाद भी पार्टी के संग खड़ा हुआ कार्य करता है वो नहीं टूटा है, वो निराश जरूर है। बिल्कुल। निराश है। मेरा आपसे करण महाराज जी एक आखिरी सवाल ये कि अब आप पार्टी को एकजुट कैसे करेंगे, क्योंकि ये लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में टूट मची हुई है और ये चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही है। कभी हरीश रावत और प्रीतम सिंह आमने सामने आ जाते हैं, तो इन गुटों को एक साथ लाने का काम आप कैसे करेंगे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की जिम्मेदारी को आगे कैसे आप ले जाएंगे? देखिए मैम, मैं परसों मुझे अनाउंस किया गया है और मैं इस बीच में प्रीतम सिंह जी से लगातार मिला हूँ, हरीश रावत जी के घर जाके उनसे मिला हूँ, गोदियाल जी से उनके संग मिला हूँ, मैं नवप्रभात जी हमारे सीनियर लीडर हैं उनसे मिला हूँ, हररक सिंह जी से मिला हूँ, मेरी हीरा सिंह बिज जी से फोन पर वार्ता हुई, सजवान साहब से बात हुई। मैं लगातार अपने सीनियर्स का संपर्क में हूँ, उनसे राय मशवरे कर रहा हूँ और अपने विधायकों से भी मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ मैम। और मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कठिन समय में जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मैं इसको संभाल लूंगा। जो कुछ मेरे पास बचा है या जो कुछ मेरे पास है, मैं उसको सहेजना है, संभालना और यहाँ से पार्टी को आगे लेके चलना है। मेरे पास समय है, क्योंकि अभी एकदम से चुनाव नहीं है और मैं अपने उन कार्यकर्ताओं का जो कठिन से कठिन जिन्हें भी कांग्रेस के संग रहे हैं उनको साथ लेकर मैं संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। और दूसरी एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हम विपक्ष में बैठे हैं, वो 30 हो तो भी हम विपक्ष में बैठे हैं, 20 हो तो भी विपक्ष में बैठे हैं, 15 हो तो भी विपक्ष में बैठे हैं और हमारे को मैंडेट जनता ने दिया है और मेरे को पता है कि मुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में जिम्मेदारी दी गई है, मेरे पे पार्टी ने भरोसा जताया है, तो मैं विपक्ष में रह के मुझे क्या काम करना है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा फोकस कौन विधायक है, कितने विधायक इसमें नहीं है। इस समय मेरा फोकस है कि मैं अपने पार्टी का जो ग्रास रूट वर्कर है उसको मजबूत कर सकूं, उनका भरोसा जता सकूं। जो लोग इस समय लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं अपने बयानों से या अपनी हरकतों से, उनको ये समझना चाहिए जिस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, जिस पार्टी ने आज उनको इस लायक बनाया कि वो अपनी ताकत दिखाने का एहसास करा रहे हैं, उस पार्टी के साथ वो क्या कर रहे हैं उनकी अंतर्आत्मा उनको बता रही होगी। उनको वो कभी न कभी सोचेंगे। जो गांव में बैठे हुए लड़के थे उनको उठाकर पार्टी में 2-2 बार 3-3 बार विधायक बना दिया, उनको मौका दिया आगे बढ़ने का। तब बीजेपी ने उनको मौका नहीं दिया, तब उनको कांग्रेस में हरीश रावत ने, प्रीतम सिंह ने मौका दिया, तब उनको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने मौका दिया। आज जब कमजोरी का टाइम है, जिस समय पार्टी को सर्वाधिक आपके साथ की जरूरत है, उस समय अगर आप पार्टी को धोखा दे रहे हैं तो आप ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, मेरा यही मानना है। और मैं केवल रिक्वेस्ट उनसे कर सकता हूं कि ऐसा ना करें। और मेरे पास एक ही चारा है कि मैं गांव के गरीब परिवारों के उन कार्यकर्ताओं को जो चना खाकर हमारी पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए मदद करने का काम करते हैं, मैं उनके विश्वास को बढ़ाने का काम करूंगा, उनके मनोबल को नहीं टूटने दूंगा और उनको लेकर मैं पार्टी को दोबारा से मजबूती की ओर लेके जाऊंगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी शुभकामनाएं कि आप बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आ रहा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, हरीश रावत जी से, सबसे मिलने जा रहा हूँ जी। और इसके बीच में ही ये सारी चीज़ें जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर हम लोग समझ लेंगे कि कितना आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें दम है और कितनी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का दौर बहुत हावी है, झूठ है, 5 नहीं है, 5 कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं है,
जब होगा तब प्रश्न पूछिएगा। हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद कहा धामी जी ने अपना जो गुस्सा है उसे खुलेआम व्यक्त करा है, ये बात सत्य है। और उन पे क्वेश्चन मार्क अवश्य है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा नाराज़ है। सबको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अवसर दिया, जीत के आए, कांग्रेस ने खड़ा करा है। हाईकमान का निर्णय जब स्वीकार नहीं है, यहाँ पे तो सब बड़बोलेपन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिन्होंने अपने विचार साझा किए एफएम न्यूज के साथ, और उन्होंने बताया कि वो परिवार को जोड़ने का काम बखूबी करेंगे और किस तरह से करेंगे ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि परसों ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, ये जिम्मेदारी दी गई और अब वो एक एक कर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के बाद आगे वो क्या कुछ करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की, सारे विचार उन्होंने एफएम न्यूज के साथ साझा किए हैं। तो ये जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपने एफएम न्यूज पर सुना। और उधर प्रेमचंद अग्रवाल से महालेखा परीक्षक मिले, उन्होंने बातचीत की और इस वार्ता के बाद उन्होंने कई विषयों पर समाधान निकालने को लेकर भी बातचीत की है। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार प्रदेश में किस तरह से कार्य किया जाए, इसको बखूबी संभालने की जिम्मेदारी भी लाई जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं। क्या कि जो हमारी डीपी एजी हैं संध्या शुक्ला जी और हमारे उत्तराखंड के प्रिंसिपल एजी परविंदर यादव जी से मुलाकात करने का मौका मिला और उन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड के इस प्रदेश के बारे में बताया, निश्चित रूप से उनके जो फ्रूटफुल हमारे सुझाव मुझे मिले हैं, उससे पहले भी उनके द्वारा हमारे विभाग को दिए गए हैं। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद भी, हमारी सरकार का मकसद भी है कि कैसे हम लोग अपने उत्तराखंड के बारे में जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसको हम सुधार सकें, कैसे हमारा आपस में समन्वय हो सके। तो कुछ उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए और मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे फाइनेंस से संबंधित हमारे मिस्टर पांडे ने भी स्वीकार किया, उनके जो सुझाव आए उनको उन्होंने देखा है और कोशिश करेंगे। अब तो हमारा मकसद भी यही है कि हमारे उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति सुधरे, कैसे हमारे सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, कैसे हमारे खर्चे कुछ कम हो, जैसे उनका भी कहना था। और ये तो मैं पहले भी अपने विभागीय बैठक में कह भी चुका हूँ, क्योंकि हमारा जो छोटा सा राज्य है जिसमें सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है और उनको कैसे हम बढ़ाएं और खर्चे कैसे कम करें, मैं पहले भी विभाग की बैठक में अपने अधिकारियों को कह चुका हूँ। और उधर हल्द्वानी नगर निगम सभागार में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए यूएसडीए और संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैठक ली। बता दें कि मेयर हल्द्वानी ने बैठक में अधिकारियों के साथ हल्द्वानी शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने पर मिशन 2025 का तोहफा मिला था और अब जब पैसा जल्द ही हल्द्वानी के विकास पर लगकर हल्द्वानी चमकने वाली है और हल्द्वानी वासियों का सपना पूरा होने वाला है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये एडीबी वित्त पोषित है। और आज इसी संबंध में एक कार्यशाला यूएसडीए
और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में ये बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और शहर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए, सांकेतिक विकास के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सीवरेज हो, ड्रिंकिंग वाटर रीऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी सर्विसेज के आवश्यक चीज़ों, अन्य यूटिलिटी सर्विसेज हों, स्मार्ट रोड्स हों, अच्छे पार्क्स हों, सभी चीज़ों के एक अच्छा विकास इस हल्द्वानी को देने के लिए आज हम लोग सब बैठे हैं। मंथन चल रहा है। इसके बाद कुछ स्टेक होल्डर्स को भी बीच में हम लोग बुलाएंगे जो इससे सीधे लाभान्वित होंगे। तो यही सब आज क्रम चल रहा है। अभी कार्यशाला है, कार्यशाला थोड़ा इंटरैक्टिव होती है। अब ये सब टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इनकी एक्सपर्टाइज इस शहर को कहाँ ले जाती है, उनसे उसी में मंथन करना है। और यहाँ पर पार्किंग को लेके भी जो है आज ये सांकेतिक विकास को लेकर सारा विषय इसमें आना है, सारा विषय आना है। सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, कंसल्टेंट्स भी हैं और UUSDA भी है, साथ में आपके PWD है, जल संस्थान है, जल निगम है और फॉरेस्ट के भी अधिकारी। उधर ऋषिकेश में आने वाली चारधाम यात्रा से पहले आखिरकार चारधाम रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन हो गया है। और बता दें कि रोटेशन व्यवस्था समिति के गठन को लेकर 7 कंपनियों ने अपनी सहमति जताई है और अभी भी 2 कंपनियां रोटेशन व्यवस्था समिति से बाहर हैं। वहीं रोटेशन व्यवस्था समिति के प्रतिनिधि मदन कोठारी ने बताया कि अभी तक चारधाम यात्रा को लेकर बस कंपनियों के द्वारा रोटेशन व्यवस्था समिति बनाने को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से रोटेशन का गठन 7 कंपनियों को मिलाकर हो गया है, जबकि अभी 2 कंपनियों ने अपनी सहमति नहीं जताई है। उनसे भी इस विषय में वार्ता जारी और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रोटेशन व्यवस्था समिति का अध्यक्ष संजय शास्त्री को बनाया गया है। चारधाम यात्रा रोटेशन का गठन किया गया है। अभी 7 कंपनियों की आपसी सहमति से रोटेशन का गठन हुआ है। 2 हमारी जो सहयोगी कंपनियां हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और संभवत है कि 2-3 दिन के अंदर वो कंपनियां भी व्यवस्था में शामिल हो जाएं। कब से यात्रा को लेकर? तो खैर हमारी लगातार चली रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गाड़ियों के रखरखाव, रंग रोगन से लेकर सारी तैयारी हैं। अब 5-7 दिन के अंदर हमारी वाहनों की लॉटरी भी निकाली जाएगी और तैयारी लगभग पूरी है। अध्यक्ष जी का जो है सर्वसम्मति से श्री संजय शास्त्री जी को चुना गया है, जो कि पहले भी इस व्यवस्था के 9-10 बार अध्यक्ष हैं। और उधर चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर 2 बार बैठक करने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने इस बार BTC परिसर का निरीक्षण किया और इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेकर उन्हें व्यवस्थाओं को ज्यादा दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य रूप से गढ़वाल कमिश्नर का फोकस पार्किंग और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर है और इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई पंजीकरण की व्यवस्था को देखा और इस दौरान उन्होंने खुद का भी रजिस्ट्रेशन कराया है। मौके पर पेयजल, रात्रि विश्राम और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया और इस दौरान अधिकारियों को कॉल रिसीव करने और किसी कारण से कॉल रिसीव नहीं कर पाने की व्यवस्था से संबंधित नंबर पर कॉल बैक जरूर करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा को लेकर पुनः जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ बातचीत हुई है, जिसमें पर्यटन है, यूकाडा है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है और प्रशासन के अधिकारी हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर ही बातचीत हुई है कि किस प्रकार आगामी जो चारधाम यात्रा है उनको सुव्यवस्थित करें। मुख्यतः जो परिवहन को लेकर इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत हुई है। वाहनों की क्या स्थिति है, पंजीकरण की क्या स्थिति है, काउंटर जैसे पिछली बैठक में हुआ था कि इस वर्ष काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिक भीड़ आएगी। इसी तरह से पर्यटन का जो पंजीकरण है उसके यहाँ पर काफ़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर्स पे भी पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक यात्री उसमें पंजीकरण करवाएं। और इसके अलावा पेयजल की जो सुविधाएं हैं, रात्रि में यदि यात्रियों को कोई विश्राम करने की आवश्यकता पड़े वो है, और विशेषकर ऋषिकेश में जो पार्किंग है उसको लेकर भी आज चर्चा हुई है कि पार्किंग को और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाने का प्रयास हम लोग करेंगे। उस टेम्परेरी पार्किंग के तौर पर कोई जगह डिसाइड हुई है? हाँ, अभी बातचीत हुई है 2-3 जगह की, जैसे चंद्रभागा पे कोई लैंड है वहाँ पर एक पार्किंग की बातचीत हुई है। इसके अलावा 1-2 जगह और की हुई है, तो हम तुरंत उस पर नगर निगम को बोला है कि उसमें व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त स्थायी तौर पर भी
पार्किंग की व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा हुई। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर यात्री लोग आएंगे। ऐसे में सर जो फायर सीजन है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर स्टाफ देखा जाए तो फायर में स्टाफ काफ़ी कम है। ये बात है कि जो वनों की वनाग्नि है वो भी इस समय घटनाएं बढ़ रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, और वैसे भी फायर सेफ्टी के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम जो अभी बता रहा है आगामी एक सप्ताह में इसी प्रकार का मौसम बता रहा है, तो इसको लेकर भी हम लोग वन विभाग के साथ निरंतर उनसे बात कर रहे हैं और उनको जो प्रशासन का सहयोग अगर आवश्यकता है वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज 4 और शिक्षा विभाग अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मासिक परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अब प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षाएं भौतिक तौर पर चल रही हैं और इसीलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के स्कूलों में मासिक परीक्षाएं संचालित करने के लिए वार्षिक कैलेंडर के भीतर ही तिथि घोषित करें और इसके बाद इनका मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजी जाएगी। और उधर उत्तराखंड में जंगल एक बार फिर से आग की चपेट में आ रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में भी वन विभाग आग को नहीं थाम पा रहा है। सोमवार को प्रदेश में आग लगने की सबसे ज्यादा 88 घटनाएं सामने आई हैं। एक ही दिन में वाइल्ड लाइफ एरिया में भी आग लगने की सबसे ज्यादा 11 घटनाएं हुई हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व जैसे संवेदनशील एरिया में अभी तक आग लगने की 31 घटनाओं ने वाइल्ड लाइफ प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई साइकिल यात्रा पर निकले सुंदरम मीना के आज खटीमा पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने पर्यावरण के क्षेत्र में उनके साहसिक कार्य के लिए उनका फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तो वहीं सुंदरम मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।